हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका बायो रामलाल आ गया 6th क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, जिसमें जो भी क्वेश्चन किए हैं हम करेंगे वन बाय वन। स्टार्ट करेंगे हम अपने पहले सवाल से। क्या है भाई पहला क्वेश्चन हमारा। हमारा पहला क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ टर्न सोलेनॉइड के डबल कर दिए, मतलब एन को डबल कर दिया विदाउट चेंजिंग इन लेंथ, मतलब एल को कांस्टेंट रखा, तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा। क्या हमको पता है कि सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है वो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल होता है। हाँ पता है। अब ये एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर इंटू एल, इस एल से ये एल कट जाएगा और फिर यहाँ पर एक एल बचेगा जो कि कांस्टेंट है, क्वेश्चन में दे दिया। तो क्या एल मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है। हाँ, तो जब नंबर ऑफ टर्न को डबल किया, जब इसको डबल करेंगे तो मेरा एल 4 टाइम्स हो जाएगा, मतलब थर्ड वाला। अब इसमें देखो, एक लॉन्ग सोलेनॉइड है जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस एल है। अगर इसकी लेंथ को डबल करते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न को कांस्टेंट करके, तो क्या होगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हमने लास्ट क्लास में एक चीज़ सीखी थी कि L इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। आगे भाई दूसरे के रूम में स्टार्ट करेंगे हम। कहाँ थे, जब n कांस्टेंट होगा। यहाँ से दो पॉसिबल चीज़ है कि n कांस्टेंट हो या फिर कैपिटल N कांस्टेंट हो। जब n कांस्टेंट होगा तब L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हो जाएगा यहाँ से, और जब n कांस्टेंट होगा तो L इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा L के। पिछले क्वेश्चन में दिखाया था कैसे, ऐसे। तो इस क्वेश्चन में हमारा कांस्टेंट दिया क्या है। इस क्वेश्चन में हमको लेंथ को डबल किया गया है, टोटल नंबर ऑफ टर्न कांस्टेंट, मतलब इसको कांस्टेंट रखा है और फिर लेंथ को डबल किया। तो डिनोमिनेटर में है, जब लेंथ को डबल किया तो ये आधा हो जाएगा, इसको बढ़ा रहे हैं तो ये कम होगा, तो L/2 वाला मेरा आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई, अगला सवाल सिंपल सा है, L इज इक्वल टू फ्लक्स अपॉन आई है। तो क्या फ्लक्स जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस इन पे डिपेंड करता है। नहीं, क्यों नहीं डिपेंड करता। V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो क्या R I और V पर डिपेंड करता है। नहीं, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। Q इज इक्वल टू सी वी होता है। क्या C V और Q पर डिपेंड करता है। नहीं, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। वैसे ही हमारा L भी नहीं डिपेंड करेगा, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। आगे चलेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस इंडक्टर का अगर n टाइम्स बढ़ा दिए, मतलब हम यार कैसे कैसे बैठ के क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं जानता हूँ। आप लोग सोचते होंगे क्लास रिकॉर्ड नहीं करके डाल रहे हैं यार, टाइम पास कर रहे हैं, भाव खा रहे हैं। सेल्फ इंडक्टेंस को हमने n टाइम्स कर दिया, ये n टाइम्स ऑफ L हो गया। देन करंट इन सोलेनॉइड कितना होगा, तो हमारा करंट कितना हो जाएगा सोलेनॉइड में। अब सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है वो हमारा L इज इक्वल टू, अभी अभी पढ़ा था, 5/I होता है। तो सेल्फ इंडक्टेंस अगर ये कांस्टेंट हो जाए, जैसे V इज इक्वल टू आई आर में हमने क्या पढ़ा था याद करो, जब पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाता था तो I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2 होता था। जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ रहे थे तो इस पर हमने लगभग 10 से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स किए थे। वैसे ही यहाँ पर भी Li कांस्टेंट हो जाएगा और L1 I1 इज इक्वल टू L2 I2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सेल्फ इंडक्टेंस n टाइम्स हो गया, तो L2 I2 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ L इंटू I1, कुछ ऐसा। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं सिंपली यार कि L इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा। तो जब L इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा, L को n टाइम्स बढ़ाएंगे तो इनवर्स रिलेशन है तो ये तो घट जाएगा, तो n टाइम्स I घट जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई, वाई इंडक्टर बिहेव एज अ डीसी वोल्टेज सप्लाई और डीसी करंट। क्यों इंडक्टर बिहेव करता है सिंपल वायर की तरह जब उसमें डीसी वोल्टेज देते हैं। जब डीसी वोल्टेज देते हैं तो हमारा आई जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और हमको पता है कि इंडक्टर की ईएमएफ जो होती है वो होती है एल डी आई बाई डी टी। आई में कोई चेंज नहीं हो रहा तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, और मेरा ईएमएफ भी जो इंड्यूस होगा इंडक्टर की वजह से जीरो हो जाएगा। तो जब ये कोई ईएमएफ पैदा ही नहीं करेगा तो सिंपल वायर की तरह ही बिहेव करेगा। इस पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल आगे करेंगे।
अगर किसी आयरन को प्लेस कर दिया कहाँ पर, ऐसे एक सोलेनॉइड है, इसमें मैंने एक आयरन का रॉड रख दिया, तो इंडक्टेंस क्या होगी, तो सिंपली जब आयरन का रॉड रखेंगे तो मीडियम की परमिएबिलिटी म्यू नॉट होती है, तो जब आयरन रखेंगे तो ये म्यू नॉट से म्यू एम हो जाएगी, और ये जो म्यू एम होती है वो म्यू नॉट से ज़्यादा होगी क्योंकि आयरन रख रहे हैं। मैग्नेटिज्म मैटर में पढ़ा है हमने ये चीज़। तो जब ये बढ़ गया तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू नॉट, तो ये बढ़ गया तो इंडक्टेंस भी हमारी बढ़ जाएगी। आगे हम अपने अगले सवाल पर, क्या है भाई क्वेश्चन। अब अगर आपने रेजिस्टेंस में, कैपेसिटेंस में कूदो कंसेप्ट नहीं सीखा है तो उतना मज़ा नहीं आएगा इस क्वेश्चन में। तो पहले आप जाकर कूदो कंसेप्ट सीख के आइए, उसके बाद ये करिए। जैसा कि नेटवर्क में दिया गया है, सर्टेन इंस्टेंट पर 4 एम्पियर का करंट जा रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है इस रेट से। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि di/dt इज इक्वल टू 10⁻3। ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है, हमको VA माइनस V बतानी है। तो बस यहाँ से चलेंगे, यहाँ पर कूदेंगे और कूदते कूदते पोटेंशियल लिखते हुए चलेंगे। तो जब यहाँ पर थे तो पोटेंशियल था VA। अब हमारा पाथ और करंट का पाथ सेम है, इसीलिए माइनस I इंटू R। आई कितना दिया है इंस्टेंट पर, 4 एम्पियर, तो 4 इंटू 1 IR हो गया पोटेंशियल की वैल्यू। अब बड़े डंडे से छोटे डंडे पर जा रहे हैं इसलिए -12। अब यहाँ पर हमने बैटरी बनाना सीखा है। ये 5 मिली हेनरी का इंडक्टर है, करंट इसमें जा रहा है, तो ये चाहेगा कि मैं एक, क्या बोलते हैं उसको, ऐसा वो बनाऊं, ऐसा बैटरी बनाऊं जो ये करंट इंक्रीज हो रहा है, ध्यान से देखना, इंक्रीज हो रहा है, तो इस करंट को डिक्रीज करे। तो उसके लिए बैटरी या तो ऐसे बनाएगा या तो ऐसे बनाएगा। अब ये करंट बढ़ रहा है तो ये चाहेगा कि इसको अपोजिंग करंट करे। तो अगर मैं ऐसा बना दूंगा बैटरी तो ये इसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अगर ऐसा बनाऊंगा तो इसमें करंट इधर से इधर जाता है, जैसा कि मैंने बताया था पहले भी। तो ऐसी बैटरी बनेगी, और जब ऐसी बैटरी बनेगी तो छोटे डंडे से बड़े डंडे से छोटे डंडे पर जाएंगे, तो माइनस का साइन ओ दे दी, छी ससुर, VA माइनस 4 इंटू 1 -12, माइनस का साइन होगा, तो यहाँ पर जो EMF होगा वो मेरा होगा माइनस में आएगा, और वो कितना होगा, L di/dt। L कितना है, 5 मिली हेनरी, di/dt कितना है, 10⁻³ इज इक्वल टू, फाइनल पॉइंट VP आ गया। बस अब इसको सॉल्व कर लो। 10⁻³ से 10⁻³ को हम करेंगे कैंसिल, VB को इस साइड लेके आएंगे, और 4 एकम -4, 12 5 17, तो +4 +17, 17 4 21 वोल्ट मेरा आंसर आ जाएगा, और ये पॉजिटिव में आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन आप यहीं पर करेंगे गलती, हमने VA माइनस VB निकाला, क्वेश्चन में क्या पूछा, VB माइनस VA, इसीलिए बोलता हूँ ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करो। तो VB माइनस VA इसका उल्टा हो जाएगा, -21 हो जाएगा। और ये देखो -21 + 21 दोनों दिया था साल में, क्या ऑप्शन बनाते हैं, ऐसा एग्जाम में भी होगा। एक लॉन्ग सोलिनॉइड है जिसमें 1000 टर्न है, करंट इतना बह रहा है, मतलब फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लिंक होगा विथ ईच टर्न ऑफ द लिंक्ड विद ईच टर्न इतना, तो सेल्फ इंडक्टेंस बतानी है। तो क्या हमको पता है कि फ्लक्स जो होता है वो L इंटू आई होता है, फ्लक्स की वैल्यू दे दी 4 इंटू 10⁻3, ये एक टर्न का है, ऐसे कितने टर्न है, 1000, तो ये मल्टीप्लाई है भाई, 10⁻³ इंटू L, आई करंट है 4, 10⁻³ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 इस साइड आ जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और L मेरा 1 हो जाएगा, मतलब 1 हेनरी। आगे चलेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें भी बस आपको चलने आना चाहिए पाथ पर, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। मेरी स्पीड कुछ ज़्यादा तेज हो गई है क्या यार, कंफर्टेबल नहीं हूँ, देख रहे हो कैसे बैठा हूँ, ये देखो एक खाली रूम है, ऐसे एक टेबल पे बैठ के बता रहा हूँ, ये हाथ बैठ नहीं रहा ना, टेबल रहता तो अच्छा रहता, रूम में नहीं हूँ में। अब क्या बताना है हमको, यहाँ पर पोटेंशियल बतानी है, कैसे बताएंगे, सोचो जरा, बस वही कंसेप्ट जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, कूदो कंसेप्ट। यहाँ से चलेंगे, यहाँ पर पहुँचेंगे, यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, 10 है, क्या -4 से +4 पर जा रहे हैं, ये कैपेसिटर में सीखे हैं तो प्लस लगा देंगे, और यहाँ पर पोटेंशियल लिखेंगे, हमको C और Q दिया है, तो Q इज इक्वल टू CV होता है, तो V हो जाएगा Q/C। Q कितना है, 60 माइक्रोकूलम, और C कितना है, 20, तो ये मेरा पोटेंशियल हो गया। सेम डायमेंशन वाले को ही जोड़ते घटाते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन में पता है, पढ़ा है। अब देखो करंट इस रेट से डिक्रीज हो रही है, ध्यान देना, करंट डिक्रीज, ये साइन जो है ना उसको यूज़ नहीं किया जाता है क्वेश्चन में, सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज देखने के लिए और उससे बैटरी की डायरेक्शन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। मेरी इन लाइंस को ध्यान रखना।
तो करंट डिक्रीज हो रहा है, मतलब आई यहाँ पे कम हो रहा है। तो ये कुछ ऐसा बैटरी बनाएगा जो आई को बढ़ाए। तो क्या ऐसा आई बनाए जो इसको सपोर्ट करे? तो अगर मेरा बैटरी ऐसा हो या ऐसा हो, कैसा होगा बताओ? अगर ये बैटरी होगा तो यहाँ से करंट निकालेगा और इधर से भी करंट आ रहा है, तो ये तो इसको अपोज करेगा, तो ये नहीं होगा, ये ऐसी बैटरी होगी। कैसी बैटरी होगी? ऐसी बैटरी होगी मेरी। रबर का ऑप्शन दे दिया है यार, अच्छा है, लेकिन टाइम जाता है ज़्यादा इससे। तो हमारी बैटरी जो होगी वो ऐसी होगी, जो इसको ऐसे सपोर्ट करे, क्योंकि करंट डिक्रीज हो रहा है। तो क्या हम छोटे डंडे से बड़े डंडे पर जाएंगे? तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? प्लस। अब क्या? अब इसकी वैल्यू रख दो भाई, कितनी होगी यहाँ पर जो बैटरी क्रिएट होगी? L इंटू डी आई बाई डी टी। एल मेरा 20 है, डी आई बाई डी टी कितना है? अब देखो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, वैल्यू रखेंगे लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं रखना है, -0.5 को हाफ लिख सकते हैं। अब फिर से छोटे डंडे से बड़े डंडे पर जा रहे हैं, तो ये हो गया मेरा +5। फिर उसके बाद यहाँ पर पहुँच गए हम फाइनल पोटेंशियल पे। बस अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर 2 से ये कटा, ये हो जाएगा 10 + 5, ये इससे कटा, 2 × 2 2 × 3 = 6 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 10 10 20 3 23 23 5 27। तो 27 वोल्ट मेरा आंसर हो जाएगा पक्का। 27 नहीं होगा यार, 28 होगा। 10 10 20 3 23 24 25 26 27 28, 28 होगा, 28 होगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अब इस क्वेश्चन में भी वही सेम चीज़ करनी है, कूदो कंसेप्ट अप्लाई करना है। जिसने कूदो कंसेप्ट करंट, इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर पढ़ के नहीं सीखा है उसको डिफिकल्टी आ सकती है। यहाँ पर अर्थिंग कर दिया है, हमको यहाँ पर फिर से पोटेंशियल निकालना है। तो यहाँ से कूदते हुए यहाँ पर पहुँचो, यहाँ का पोटेंशियल 0। अब क्वेश्चन में बता दिया कि ये प्लस है, कुछ नहीं दिया है तो प्लस है, माइनस हो तो बता देता, मतलब करंट बढ़ रहा है। तो करंट जब बढ़ रहा है तो ये ऐसा बैटरी बनाएगा जो करंट को कम करे। तो क्या ये बैटरी सही होगी? भाई यहाँ से यहाँ करंट फ्लो करता है, ये तो इसको सपोर्ट कर रहा है, तो ये बैटरी नहीं होगी, ऐसी बैटरी होगी यहाँ पर, जो अब करंट इसमें से, एक मिनट, ऐसी होगी यार, बड़ा डंडा इधर छोटा इधर, तो करंट इसमें ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, तब ये इसको अपोज करेगा। ठीक है, तो बैटरी कैसी हो जाएगी भाई? यहाँ पर ध्यान दो मेरी बात को, बैटरी हो जाएगी ऐसी। अब यहाँ पर पोटेंशियल कितना था? 0। छोटे डंडे से बड़े डंडे से छोटे डंडे पर गए तो माइनस करेंगे, और यहाँ पर जो बैटरी बनेगी उसका पोटेंशियल क्या होता है? E = L di/dt। L कितना है? 60। di/dt कितना है भाई? क्वेश्चन में दिया होगा, ये देखो 0.2 को हम लोग 2/10 लिख सकते हैं। अब बड़े डंडे से छोटे डंडे पर जा रहे हैं तो -20। अब हमारा पाथ और करंट का पाथ देख रहे हो अलग अलग है, तो यहाँ पर जो IR होगा वो +IR होगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर प्लस करेंगे। I कितना है? 5, R कितना है? 10, बराबर क्या हो जाएगा? ये पोटेंशियल जो हमको निकालना है। बस अब इसको सॉल्व कर दो। इस 0 से 0 गया, 6 दूनी -12 -20 95 50 = V। यहाँ पे छोटी सी करेक्शन है यार, मैंने ध्यान नहीं दिया, करंट इधर से आ रहा था तो करंट इधर से घुसेगा तो बैटरी ऐसी बनेगी। तो बस यहाँ पर एक साइन चेंज करना है, इसको प्लस कर लेना और कुछ नहीं करना है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, क्योंकि हम यहाँ से जा रहे हैं ना, तो छोटे डंडे से बड़े डंडे पर जाएंगे। मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा करंट इधर से जा रहा था, करंट इधर से नहीं, करंट इधर से जा रहा था। तो आप इसको कर लेंगे +12। जब इसको आप +12 करेंगे तो 50 10 60 62 -20 = V, और हमारा 42 वोल्ट आंसर आ जाएगा, जो कि सही है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन में। बस इसमें भी वही सेम चीज़ बतानी है यार, क्या सिंपल चीज़ है। अच्छा एक बात देख रहे हो क्या, यहाँ पर बैठा हूँ तो मेरी स्पीड और बोलने की स्पीड, क्वेश्चन करने की स्पीड कुछ इंक्रीज नहीं लग रही है? ऐसा नहीं लग रहा मैं 1.5 में बोल रहा हूँ? पता नहीं कैसे भाई बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता, रूम में थोड़ा स्लो बोलता हूँ। मुझे VA - V बतानी है, करंट डिक्रीज हो रही है, यहाँ से करंट जा रही है यहाँ पर। तो एक काम करेंगे, सिर्फ कूदो कंसेप्ट लगाएंगे, VA लिख दिया, फिर यहाँ से यहाँ गए, करंट देखो डिक्रीज हो रहा है। करंट डिक्रीज हो रहा है तो कैसी बैटरी बनाएगा ये इंडक्टर? ये इंडक्टर ऐसी बैटरी बनाएगा जो इसको करंट को सपोर्ट करे, तो ऐसी बैटरी बनाएगा, तो तभी तो यहाँ से यहाँ करंट जाएगा, तो इसको ये सपोर्ट करेगा। तीर के निशान सेम डायरेक्शन में, तो सपोर्ट, अपोजिट तो अपोज। ठीक है, तो VA माइनस हो गया, प्लस होगा, छोटे डंडे से बड़े डंडे पर जाएंगे, प्लस होगा, और यहाँ पर जो बैटरी बनाता है उसका जो वैल्यू होता है वो होता है L di/dt। L कितना है? 6। di/dt में सिर्फ क्या लेते हैं? मैग्नीट्यूड लेते हैं, साइंस बैटरी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अब फिर से छोटे डंडे से बड़े डंडे पर, तो ये हो गया +20, ये मेरा है 4।
अब मेरी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है तो इसीलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और आई आर 4 इंटू आई, आई की वैल्यू नहीं दी है क्या क्वेश्चन में भाई? यहाँ पे दी है यार, दिख नहीं रहा है क्या तुमको? तो 4 इंटू 10 इज इक्वल टू वी बी हो जाएगा। बस अब इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6। तो वी ए इसको इस साइड लेके आओ, माइनस वी बी, ध्यान देना वी ए माइनस वी बी पूछा है ना। हाँ, और ये हो जाएगा 3 प्लस 3 20 23, ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा -40। 23 -40 कितना बचेगा? -17। और -17 को इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा मेरा +17। इज आई एम राइट? आई एम राइट। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अब इसमें भी वही सेम चीज़ करनी है यार, ऐसा नहीं लग रहा तुमको? सेम क्वेश्चन हम रिपीट कर रहे हैं। हमको क्या बताना है? हमको पोटेंशियल यहाँ पर बताना है, करंट यहाँ से जा रहा है तो यहाँ से चलना शुरू करेंगे। चलते हैं भाई, -20 दिया है पहले से, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम आई आर, मेरी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है तो इसीलिए यहाँ से चलना शुरू करते हैं। तो -20 मेरी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है तो -R4 इंटू आई कितना दिया है भाई? स्पेसिफिक आई 2 दिया है तो 2 एम्पियर। अब फिर यहाँ पर आएंगे, करंट ध्यान से देखो डिक्रीज हो रहा है। जब करंट डिक्रीज हो रहा है तो ये ऐसी बैटरी बनाएगा जो इस करंट को चाहेगा सपोर्ट करे। ऐसी बैटरी बनेगी तभी तो करंट को सपोर्ट होगा। तो छोटे डंडे से बड़े डंडे पर जाएंगे, मतलब प्लस लगाएंगे। और जब प्लस लगाएंगे तो यहाँ की वैल्यू जो होती है यल डी आई बाई डी टी होती है। यल कितना है? 50, डी आई बाई डी टी कितना है? हाफ। 0.5 मतलब हाफ ना, साइन को नहीं लेते, साइन को सिर्फ बैटरी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अब निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज पर जा रहे हैं तो यहाँ पर तो मेरा प्लस आएगा। प्लस कितना आएगा? Q बाई सी। Q कितना है? 2, C कितना है? 10, तो 2/10 आ जाएगा, 2/10 आ जाएगा। अब फिर से हम छोटे डंडे से बड़े डंडे पर जा रहे हैं तो ये हो जाएगा +5। फिर उसके बाद हमारा फाइनल पोटेंशियल जो हमको चाहिए वो VA है। बस इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। -20 -8, 2 से इसको काटो, +25, फिर इसको 2 से काटो, 1/5 + 5 इज इक्वल टू VA। ये हो गया -28 + 25, 5 बचे 25, 1 26/5 इज इक्वल टू VA। 25 में से 28 गया तो -3 + 26/5 इज इक्वल टू VA। 5 तिहाई 15, 15 -15 26 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू VA। 26 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 11। 11/5 इज इक्वल टू VA। ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्या मेरा आंसर सही है? मुझे वेरीफाई ही करना पड़ता है भाई। हाँ, मेरा आंसर सही है। इसको 2 से काटो, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2.2 मेरा आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर तक नहीं लेके गया था, ठीक है। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अब देखो भाई, अब हमारा क्वेश्चन जो है वो कंसेप्ट पर थोड़ा थोड़ा आ गया है। क्या है भाई क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन था, हमको di/dt बताना है सर्किट में जैसा कि दिया गया है एट अ गिवन इंस्टेंट पर। तो di/dt होगा किसमें? अच्छा एक बात बताओ, करंट चेंज ही क्यों होगा? पहले एक बात बताओ, हो सकता है करंट कांस्टेंट हो, तो अगर करंट कांस्टेंट रहा होता तो ये भाई अपने अलॉन्ग ये पोटेंशियल डेवलप ही नहीं करता, ये बैटरी ही नहीं बनाता ना। ये क्या होता है? यल di/dt, अगर ये कांस्टेंट रहा होता तो ये पोटेंशियल जो यहाँ पर दिया गया है वो क्रिएट ही नहीं होता। इसीलिए करंट तो चेंज हो रहा है तो वैल्यू तो आएगी। बस हमने एक तरह से सॉल्यूशन ही ऊपर लिख दिया, di/dt। ई की वैल्यू कितनी है? 8। एल की वैल्यू कितनी है? 40। di/dt हमको निकालना है 8/40, 8 बचे 40, 1/5 मेरा di/dt हो जाएगा। आगे चलेंगे, मैग्नेटिक एनर्जी लॉन्ग सोलेनॉइड में कितनी होती है? ये आपको एमारगट्टा करनी पड़ेगी भाई। जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है सोलेनॉइड में वो मेरी, देखो एनर्जी डेंसिटी से याद करते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को ही हम एरिया इंटू लेंथ कहते हैं। ये होती है मैग्नेटिक फील्ड B² डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ म्यू। ये होती है एनर्जी डेंसिटी। अब जब ये वॉल्यूम जो है इसको हम उस साइड लेके जाएंगे तो ये मेरा हो जाएगा क्या? मैग्नेटिक एनर्जी। तो ऐसा कोई एक ऑप्शन जरूर होगा। तो B² हाफ B² इंटू AL। क्या हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सही लग रहा है आपको? हाँ, B² म्यू नॉट ऊपर है, ये नहीं होगा। म्यू नॉट स्क्वायर है, नहीं होगा। म्यू नॉट देखो नीचे है, B² फोर्थ वाला होगा। और एनर्जी जो स्टोर होती है इंडक्टर में वो ये भी होती है हाफ Li²। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। सर्कुलर कंडक्टिंग कॉइल है,
जिसका करंट यहाँ से यहाँ इंक्रीज हो रहा है। तो क्या ये हमको डेल्टा आई दे दिया है 18 माइनस 20 मतलब 16 और टाइम दे दिया है 0.05। तो मुझे ईएमएफ इंड्यूस 20 हो रही है तो सेल्फ इंडक्टेंस बताना है। क्या सेल्फ इंडक्टेंस को हम यल डी आई बाई डी टी लिखते हैं ना, तो हम इसको डेल्टा आई बाई डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। ईएमएफ हमको 20 दे दिया है और एल की वैल्यू हमको निकालनी है। आई की वैल्यू 16 है और ये 0.05 है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको यहाँ पर लेके जाएंगे 20 मल्टीप्लाई बाई 0.05 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू एल। अब ये 0.05 है, इसको एक काम करें क्या, एक जीरो से एक पॉइंट खा जाएगा ये, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 0.5 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 16। 0.5 को हम लोग हाफ लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ, इस हाफ से ये कैंसिल होगा, नीचे हो जाएगा 16। तो L जो होगा वो हो जाएगा 1/16। अब L 1/16 होगा, हाँ 1/16 होगा। अब L अगर 1/16 है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक काम करेंगे, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई इंटू 1/16। तो क्या अब मैं इस 1000 को ऊपर लेके चला जाऊं और यहाँ पर ऐसे ही 1000 रहने दूं, यहाँ पर 16, यहाँ पर 1000 को ऐसे लेके चला गया। अब इस 16 से इसको काटो तो 4 चौक 16, 4 25 99, ये हो जाएगा। तो ये 250 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 छंग 24, 2 बचा, 4 दूनी 8 और 4 बचे 20 हो जाएगा इंटू 10⁻³ इतना हेनरी आ गया। अब इसको हम लोग मिली कह सकते हैं, तो ये 62.5 मिली हेनरी, 10⁻³ को मिली कहते हैं ना। तो हमारा ये फर्स्ट वाला मेरा आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी बतानी है किसी, वही जो एनर्जी हम लिखे थे इंडक्टर में अच्छा एनर्जी दे दी है हमको, करंट इतना है तो इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस कितना होगा, मतलब हमको यल बताना है। तो ई होता है वो हाफ LI² होता है, हमको ई दे दिया है 25 इंटू 10⁻³ इंटू हाफ, एल की वैल्यू निकालनी है, आई दे दिया है 60 मिली एम्पियर, तो 60 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 50 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 10⁻³ ऊपर जाएगा तो प्लस 10⁻³ हो जाएगा। तो ये 10⁻+3 हो गया, ये माइनस वाला ऊपर गया तो इसमें प्लस बन के जुड़ा, 3 को खा गया, 3 बचा लिया। तो 60 मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये हो जाएगा 5000 डिवाइडेड बाई 6 6 के 36, 360। इससे ये कटा, फिर इसको 2 से काटो तो ये हो जाएगा 250/18, फिर से 2 से काटो तो ये हो जाएगा 125/9। फिर अगर ये 10 रहा होता तो सिंपली 12.5 आता, 10 से कम है तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 13 के आसपास का आंसर कुछ होना चाहिए। ये देखो 13 के आसपास का आंसर। आगे चलेंगे अगले सवाल में। अब इस क्वेश्चन को देख के अगर कोई बोलेगा कि ये एक नई चीज़ है तो 2 थप्पड़ मार खाएगा। क्यों? कैपेसिटर में एक बार पढ़े हैं, एक बार हम लोग रजिस्टर में पढ़े हैं कि जब 2 वायर कनेक्ट कर देते हैं तो ऐसा होता है। और एक बात बता दूं कि इसमें जो सीरीज पैरेलल होता है, पैरेलल जो होता है वो एकदम पैरेलल होता है रेजिस्टेंस के जैसा। हम सारी चीज़ों को रेजिस्टेंस से ही क्यों कंपेयर करते हैं, पहले ही बताया था आपको, क्योंकि हम जब क्लास 10th में थे तो पहले रजिस्टर पढ़े थे कि कैपेसिटर। भाई 10th में तो कैपेसिटर था ही नहीं, सिर्फ रजिस्टर था। तो सारी चीज़ों को इसीलिए हम रजिस्टर से कंपेयर करके बताते हैं कि रजिस्टर के जैसा होगा या रजिस्टर के उल्टा होगा, चाहे वो थर्मल फिजिक्स हो चाहे वो कैपेसिटेंस हो। अब बता देता हूँ, ये सेम टू सेम रजिस्टर जैसा होता है, बस इतना जान लो, सारी चीज़ें आपको अपने आप आ जाएंगी। अब ये पॉइंट ए और बी के बीच, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए और बी के बीच एक मेरा इंडक्टर लगा है 6 का, फिर से बी और बी ए के बीच में एक इंडक्टर लगा है, फिर से ए और बी के बीच में एक इंडक्टर लगा है। तो क्या ये तीनों मेरे पैरेलल में होंगे? एक की वैल्यू 6 है, एक की वैल्यू 3 है, एक की वैल्यू 2 है। ठीक है, 6 और 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में, 6 3 18, 6 3 9, 18/9 मतलब 2 आता था इसका रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट, वैसे ही इसका एच इक्विवेलेंट जो होगा या एल इक्विवेलेंट 2 हो जाएगा। ये 2 के साथ पैरेलल में तो इसका 1 हो जाएगा। तो मतलब इस पूरे का एल इक्विवेलेंट जो है वो 1 आ जाएगा। जिसको भी इसमें तकलीफ हुई हो वो जाके कैपेसिटर की और रजिस्टर की दोनों क्लास देख सकता है, कैसे हमने चुटकी बजाते हुए ये सारी चीज़ें की थी। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन करने से पहले आपको कैपेसिटर के आरसी सर्किट वाली क्लास देखनी चाहिए।
ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है यार वो क्या है? की कंसेप्ट ये है कि जब टी जीरो होगा या फिर जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द की, जब टी जीरो होगा तो हमारा जो इंडक्टर है वो हमारा ओपन वायर की तरह बिहेव करेगा, और जब टी इंफिनिटी होगा या फिर इसको स्टडी स्टेट भी बोल सकते हैं तो यल हमारा सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा। ये उल्टा है कैपेसिटर का। कैपेसिटर में क्या होता था? कैपेसिटर में टी जीरो होने पर जो कैपेसिटर्स लगाते थे वो हमारा सिंपल वायर की तरह बिहेव करता था, और जब टाइम इंफिनिटी होता था तो हमारा जो कैपेसिटर है वो ओपन वायर की तरह बिहेव करता था। तो आप याद किसको करेंगे? आपको याद दोनों करना पड़ेगा, क्योंकि जब टाइम जीरो होता है तो चार्ज मेरा जीरो होता है तो सिंपल वायर की तरह बिहेव किया। जब टाइम जीरो होता है तो करंट जीरो होता है तो इंडक्टर कोई करंट इंड्यूस नहीं कराएगा तो ओपन वायर की तरह बिहेव करेगा। बस यही की कंसेप्ट आप लेके चलेंगे अब। और उसके बाद आपको जैसे सॉल्व करने आता है, आपको आता ही होगा सॉल्व करने। अभी देखते हैं यार, सिंपल क्वेश्चन है, बस ये देखने में खतरनाक लगते हैं और नीट में भाई पूछे हैं ऐसे सवाल। मुझे करंट बताना है जब टाइम जीरो था। जब टाइम जीरो था तो इंडक्टर ओपन वायर की तरह बिहेव करेगा, मतलब इसके होने न होने का कोई मतलब नहीं है। अब टाइम जीरो है तो इसमें से करंट फ्लो ही नहीं करेगा, किसमें से? यहाँ पर करंट जाएगा ही नहीं कोई, ऐसे निकलेगा करंट, ऐसे घूम के यहाँ पर चला आएगा। तो जब टाइम जीरो था तो क्या अब ये दोनों रजिस्टर मेरे, यहाँ पर करंट जा ही नहीं रहा तो इसका भी कोई मतलब नहीं, तो दोनों कैसे हो गए? सीरीज में। तो इनका आर इक्विवेलेंट क्या हो गया? 2R, और V इज इक्वल टू आई आर होता है तो I हो जाएगा V/R। V कितना है? E, और R इक्विवेलेंट 2R। तो ये मेरा करंट हो गया टाइम जीरो होने पर। अब जब टाइम इंफिनिटी है तब क्या होगा? जब टाइम इंफिनिटी है तो ये कंडक्टर जो है वो इंडक्टर जो है वो सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा। जैसे मतलब एक सिंपल वायर हो तो ये ऐसे सिंपल वायर बन गया, ठीक है, वायर बन गया। तो सिंपल वायर बन गया तो हम ऐसा कह सकते हैं। अब इसमें हम पहले आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। क्या ये वाला आर ये इसके साथ जुड़ा है और इसी के साथ ये भी जुड़ा है, तो इन दोनों के अलग पोटेंशियल सेम है तो ये इसके साथ पैरेलल में है। तो R के साथ R पैरेलल में तो ये हो जाएगा R/2, और R/2 और R सीरीज में तो ये हो जाएगा 3/2R। ठीक है, जिसको तकलीफ हो रही हो ये ऐसे कैसे करते जा रहा है, पागल है क्या? सारी चीज़ें बेसिक से सिखाया गया है। रजिस्टेंस में मैंने क्वेश्चन भी कराया है, फिर उसके बाद ऐसी स्पीड भी बनाई है, आपकी स्पीड भी ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, अब तो मेरा I जो होगा वो हो जाएगा V/R। V कितना है भाई? E है, और R कितना है? 3/2R। 2 चला जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा 2/3R मेरा करंट, जब टाइम स्टडी स्टेट पर होगा, इन्फिनिटी पर होगा। ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन देखने में लग रहा है सेम है बट सेम होगा नहीं। मुझे रेट ऑफ चेंज करंट अक्रॉस इंडक्टर बतानी है, मतलब हमको I नहीं, हमको DI/dt बताना है। अब ये कैसे निकालेंगे भाई? ये तो झमेला हो गया। तो जब टाइम जीरो होगा तो ये तो ओपन वायर की तरह बिहेव करेगा, सिंपल है भाई। जब टाइम जीरो होगा तो ओपन वायर की तरह बिहेव करेगा, लेकिन जब टाइम इंफिनिटी होगा तो ये सिंपल वायर की तरह हो जाएगा। जब इंफिनिटी होगा पहले हम वो निकालेंगे, लो इंफिनिटी कर दिया, ये सिंपल वायर बन गया। जब ये सिंपल वायर बन गया तो इसमें कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा, और जब कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा तो DI/dt का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। ये हो गया मेरा स्टडी स्टेट का। अब जब ओपन वायर की तरह बिहेव करेगा टाइम जीरो होने पर तो इन पूरे का कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ ये बचा। तो मुझे बताओ इंडक्टर के अलोंग कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अब ये भले मैंने इसको मिटा दिया है, अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं, पोटेंशियल अगर हम उन दोनों के अलोंग ये लगाते हैं तो क्या सीरीज में रजिस्टर आपस में इस पोटेंशियल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं अगर वो रेजिस्टेंस इक्वल होते हैं। ये चीज़ भी करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने सीखा है। अब मतलब इसके अलोंग जो पोटेंशियल ड्रॉप है इतना है, तो इसके अलोंग भी पोटेंशियल ड्रॉप मेरा इतना होगा, कहिए। तो इस इंडक्टर के अलोंग भी उतना ही पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, कितना होगा? E/2। तो क्या हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू E/2? हाँ कह सकते हैं। और इंडक्टर के अलोंग जो पोटेंशियल हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? DI/dt। तो ये हो जाएगा E/2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी L को इस साइड लेके चले जाएंगे तो E/2 इस साइड लाएंगे लेकिन नीचे आएगा, आ गया, तो यही मेरा DI/dt हो जाएगा क्या? E/2L। आगे चलेंगे।
अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ये क्वेश्चन पता है मुझे इजी क्यों लग रहा है, क्योंकि मैंने कैपेसिटर में बहुत अच्छे से किया था इन क्वेश्चंस को। एक स्विच है, स्विच शोज इन फिगर एट t इज इक्वल टू 0, इन स्विच क्लोज्ड एट t इज इक्वल टू 0, द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द सर्किट t इज इक्वल टू 0 और इन्फिनिटी पर रेशियो मुझे बताना है कि जब टाइम 0 था तब का करंट, जब टाइम इन्फिनिटी था तब का करंट। जब टाइम 0 रहा होगा तो ये इंडक्टर बन गया होगा ओपन वायर, तो इस पूरे का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन कैपेसिटर का तो मतलब है। तो एक काम करेंगे, कैपेसिटर में जो होता है वो T0 होने पर सिंपल वायर की तरह बिहेव करता है, तो ये सिंपल वायर बन गया। अब क्या मैं R को R इक्विवेलेंट के कंसेप्ट से जोड़ दूं, तो इसके दो केस बनेंगे। ये बना एक t इज इक्वल टू 0 और इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा, और यहाँ पर ये आएगा ही नहीं कुछ भी, और ये ऐसा बन जाएगा सिंपल। इन दोनों को क्या दिख रहा है, आपस में एक कनेक्शन है, तो ये दोनों सीरीज में है, तो इनका R इक्विवेलेंट जो होगा 2R होगा, I जो होगा V बाई R इक्विवेलेंट हो जाएगा, और V क्या है, V मेरा E है, और ये नीचे 2R हो गया। हाँ, तो मेरा टाइम 0 पर ऐसा होगा, जब टाइम इन्फिनिटी होगा तो क्या मेरा ये जो है इंडक्टर वो सिंपल वायर बन जाएगा, हाँ सिंपल वायर बन जाएगा, और कैपेसिटर मेरा ओपन वायर बन जाएगा, तो यहाँ से कोई करंट नहीं आएगा, कोई करंट नहीं आएगा, तो इस पूरे का कोई मतलब नहीं होगा। तो जब ऐसा होगा तब भी तो ये दोनों सीरीज में ही रह गए, तब भी इनका R इक्विवेलेंट 2R ही होगा, तो I मेरा जितना इसमें था उतना इसमें ही आ जाएगा, तो 1:1 वाला मेरा आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे इस क्वेश्चन में, ये देखने में तो बहुत खतरनाक लग रहा है लेकिन है उतना ही इजी। बस आपको पता होना चाहिए कि जब टाइम 0 होता है तो इंडक्टर मेरा ओपन वायर की तरह बिहेव करता है, कैपेसिटर मेरा सिंपल वायर की तरह बिहेव करता है। जब टाइम इन्फिनिटी होता है तो इंडक्टर मेरा ओपन वायर की इंडक्टर मेरा सिंपल वायर की तरह बिहेव करता है टाइम इन्फिनिटी पर, और कैपेसिटर मेरा, अरे भाई इंडक्टर टाइम इन्फिनिटी पर सिंपल वायर और कैपेसिटर टाइम इन्फिनिटी पर ओपन वायर। तो हमको क्या बताना है, वैल्यू ऑफ I1 I2 I3 एट t इज इक्वल टू 0। जब टाइम 0 था तो ये तो ओपन वायर बन गया, इसका कोई मतलब नहीं है। जब यहाँ पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही क्रिएट नहीं होगा तो ये तो भाई 0 हो जाएगा। ये भी ओपन वायर बन गया, इसका कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर भी करंट 0 हो जाएगा। तो I2 I3 0, I2 I3 0। अब बचा सिर्फ I1 में देख लेते हैं। I1 में तो भाई करंट आएगा और ये आएगा V बाई R, V कितना है E, R कितना है सिंपली सिर्फ एक R1, तो ऐसा ऑप्शन एक ही है। आगे चलेंगे अगले सवाल में, ये देखो नीट का सवाल, ये की जस्ट आफ्टर क्लोज का मतलब होता है टाइम 0 ही है। जैसा कि फिगर में दिख रहा है 3 आइडेंटिकल रजिस्टर हैं, तीनों का रेजिस्टेंस 9 है, 2 इंडक्टर हैं जिन दोनों का इंडक्टेंस 2 है, आइडियल बैटरी की EMF 18 है, करंट I बताना है जस्ट आफ्टर क्लोजिंग बैटरी। तो यहाँ से कितना करंट निकलेगा, तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग बैटरी इंडक्टर बिहेव एज अ ओपन वायर। जब इंडक्टर ओपन वायर की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं होगा, इसका कोई मतलब नहीं होगा, इसका कोई मतलब नहीं होगा, तो इसका भी कोई मतलब नहीं होगा। और मेरा जो कैपेसिटर है वो सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा। तो क्या एक बात बताओ, ये दोनों मेरे पैरेलल में आ जाएंगे, ये कुछ ऐसा सर्किट बन जाएगा। कैसा सर्किट बन जाएगा, ऐसे 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 फिर ऐसे, ऐसा सर्किट बन गया। हाँ, दोनों पैरेलल में हो गए तो इनका R इक्विवेलेंट R/2 आ जाएगा। R है कितना, एक का R है 9, तो 9/2 R इक्विवेलेंट आ गया मेरा। अब जब मेरा R इक्विवेलेंट आ गया है तो क्या मैं लिख दूं कि I जो होगा वो V बाई R इक्विवेलेंट हो जाएगा, और V कितना है 18, R इक्विवेलेंट एक का 9 है, नीचे 2 है, ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 9, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, तो 2 बचा ऊपर, 2 दूनी 4, तो 4 एम्पियर मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है तो इसमें होगा एडिट, और 4 ऑप्शन वाला ही करेक्ट होगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने एडिट करके सेव कर दिया, तो ये मेरा सही होगा। आगे चलेंगे, एक क्वाइल है जिसका अ क्वाइल ऑफ रेजिस्टेंस इतना, ओम इंडक्टेंस इतना है। एक क्वाइल है जिसका रेजिस्टेंस मुझे दे दिया है इतना ओम है, इंडक्टेंस 5 है, उसको कनेक्ट किया 100 वोल्ट की बैटरी से, तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी।
तो मुझे सिर्फ इतना बता दो, इसमें एनर्जी स्टोर लिखते हैं हम हाफ Li² से। एल तो पता है लेकिन आई नहीं पता है, तो आई पता होने के लिए क्या करेंगे भाई, आई हम तब निकालेंगे, इसमें मान लेंगे कि टाइम इन्फिनिटी है, तो टाइम इन्फिनिटी पर ये सिंपल वायर बन जाएगा। सिंपल वायर बन जाएगा तो इसका इंडक्टेंस खत्म हो जाएगा, सिर्फ आर बचेगा, तो V इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ से आई वी बाई आर हो जाएगा, और V मेरा कितना है 100 और R कितना है 20 है, तो मेरा 5 एम्पियर करंट आ जाएगा। बस अब यहाँ पर इसको पुट कर दो, L की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में देखो भाई 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 पचे 25 पचे 125 बटे 2, ये हो जाएगा लगभग 62.5 के आसपास, मतलब ये हो जाएगा। अब मुझे बताना है, कंपेयर करना है ब्राइटनेस ऑफ बल्ब। कैसे कंपेयर करते हैं भाई, जब टाइम 0 था तो ये मेरा ओपन वायर की तरह बिहेव करेगा, मतलब इसमें कोई करंट जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो जब टाइम 0 था तब मेरा B1 का जो ब्राइटनेस है वो नहीं होगा, मतलब नेग्लेजिबल होगा या बल्ब जलेगा ही नहीं, और कब T0 पर, और जब B2 का ब्राइटनेस जो होगा वो फुल ब्राइटनेस होगा। लेकिन जब टाइम मेरा इन्फिनिटी होगा तो ये भी मेरा सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा। अब एक बात बताओ, ये इसके अलॉन्ग जितना पोटेंशियल डेवलप कर रहा है, ये इसके अलॉन्ग भी इतना ही पोटेंशियल डेवलप करेगा, तो पूरा पोटेंशियल इसमें ये बल्ब खाएगा। तो इन्फिनिटी पर B1 ज़्यादा होगी ब्राइटनेस, लेकिन इसका कुछ पोटेंशियल ये आर खा जाएगा और इसके पास पूरा पोटेंशियल ई नहीं मिलेगा, इसको कम पोटेंशियल मिलेगा, तो ये कम जलेगा। तो B1 जो है वो ज़्यादा ब्राइट होगा, B2 मेरा कम होगा, और इसमें मेरा B2 ज़्यादा होगा, B1 कम होगा। ये समझ में आया, ये कुछ ना कुछ पोटेंशियल खाएगा, टोल टैक्स लेता है ना रेजिस्टेंस। अभी सबको लगेगा ये टोल टैक्स कहाँ से आ गया, मतलब उन्होंने करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ा है। अब देखो करंट और टाइम का ग्राफ दिया है, मुझे कंपेयर करना है R1 और R2, रेजिस्टेंस और इंडक्टर, दो चीज़ हमको दी गई है। तो कैसे कंपेयर करेंगे, देखो ग्राफ में मैक्सिमम करंट दोनों का सेम है, ये देखो, तो हम लिखेंगे I मैक्सिमम, दोनों की वो क्या बोलते हैं, बैटरी एक ही है, तो E बाई R1 इज इक्वल टू E बाई R2। अब यहाँ से E1 से E2 कैंसिल, R1 बराबर R1 R2 तो कंपेयर हो गया। अब L1 L2 कैसे कंपेयर होगा, तो एक बात बता दो मुझे, कौन सी बात, कि अगर इनका I मैक्सिमम ये है तो इनका जो क्या बोलते हैं इसको I 63% कुछ यहाँ पर होगा। दोनों का I मैक्सिमम सेम है तो ये भी तो दोनों का सेम होगा, लेकिन ध्यान से देखो, ये मेरा 1 वाला है, ये मेरा 2 वाला है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टाउ। ये टाउ होता क्या है, टाउ जो होता है वो होता है L बाई आर। इसको आप ध्यान रखेंगे किसके लिए, जब LR सर्किट जुड़ा हो। तो क्या ये एक्चुअल में ज़्यादा कुछ नहीं है, ये वो टाइम है जब ये मैक्सिमम करंट का 63% करंट है, तो 63% आई का जल्दी आया है, 2 का लेट आया है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर टाउ ऑफ 2 इज ग्रेटर देन टाउ ऑफ 1, हाँ। तो क्या यहाँ से मैं कह सकता हूँ L1 अपॉन R1 इज इक्वल टू L2 अपॉन R2, हाँ, ये दोनों सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरा एक मिनट, टाउ उल्टा लिख दिया यार, यहाँ पर देखो ये 2 है तो ये 2 होगा ना, 2 1 1, तो मेरा इससे ये कैंसिल हो गया, तो L2 ग्रेटर देन L1 हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये सही है, सर से हो सकता है मिस्टेक को, सर ने उल्टा कर दिया था, सिर्फ 1 को 2 को 1 कर दिया था, यहाँ पर इसको 2 बोल दिया था, इसको 1। अब हम आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्या है भाई, हमको करंट बताना है बैटरी में। कैसे बताएंगे भाई, एट टाइम t। तो पहले हम एक काम करेंगे, यहाँ पर ना 0 दिया है ना इन्फिनिटी, एक मिनट, ना 0 दिया है ना इन्फिनिटी दिया है, तो हम एक बार अपने मन से टाइम 0 करेंगे। जब टाइम 0 होगा तो ये ओपन वायर हो जाएगा, तो सिर्फ एक रेजिस्टेंस बचेगा, और मेरा जब टाइम 0 रहा होगा तब करंट बहेगा V बाई R, और V मेरा है 20, R मेरा है 10, 2 एम्पियर होगा। लेकिन जब टाइम t होता है तो हमारा जो करंट है एट एनी टाइम वो होता है E बाई L इंटू
टी। आप इसको याद रखेंगे, एनी टाइम टी पर जो करंट होता है वो ये होता है। ठीक है, ठीक है, इसको आप वहाँ रट्टा करेंगे, ये कंसेप्ट है, एक डेरिवेशन करके ये आंसर आता है। तो हमारा करंट इतना और इतना होगा, तो टोटल करंट है वो मेरा हो जाएगा E/L इंटू टी प्लस 2 एम्पियर। ई कितना है भाई, 20 है, एल कितना है, 5 है, एल कितना है, 3 है, प्लस 2। ये मेरा टाइम डिपेंडेंट वैल्यू आ जाएगी। आगे चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है भाई, हमको करंट बताना है जीरो और इन्फिनिटी पर। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आप यार कर चुके हैं, मन तो नहीं करता लेकिन करवा देते हैं। टाइम जीरो है, टाइम जीरो है तो ये बिहेव करेगा एज ओपन वायर, तो यहाँ पर कोई मतलब नहीं होगा इस पूरे का, और मेरा आई जो होगा वो हो जाएगा V/R, मतलब 20/12। तो ये हो जाएगा 2 छंग 12, 2 दहान में 20, 5/3 मेरा आंसर हो जाएगा। टाइम जब जीरो था। जब टाइम इन्फिनिटी होगा तब क्या होगा, जब टाइम इन्फिनिटी होगा तो ये सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा और ये दो रेजिस्टेंस मेरे पैरेलल में होंगे। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कितना होता है, 12 4 12, 12 चौक 48, 12 4 16, 16 3 48। इनका आर इक्विवेलेंट 3 आ जाएगा, और मेरा जो आई इन्फिनिटी जब टाइम होगा तब मेरा V/R 20/3 आ जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अब देखो ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि मुझे करंट बताना है जब बल्ब विल सडनली ब्राइट, बल्ब अचानक से जल जाए कब, जब स्विच को क्लोज करेंगे या ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे। जब स्विच को क्लोज करेंगे जस्ट आफ्टर क्लोजिंग, टाइम जीरो होता है, तो ये ओपन वायर की तरह बिहेव करेगा, तो ये तो जलेगा नहीं। ओपन करेंगे तब भी तो नहीं जलेगा भाई, करंट ही नहीं जाएगा। लेकिन मान लो पहले से स्विच क्लोज था, मैंने क्या किया, जस्ट स्विच को ओपन किया, तो जब हम जस्ट स्विच को ओपन करेंगे तो होगा क्या, आई मेरा कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये इंडक्टर जो लगा है वो चाहेगा कि मैं आई बढ़ाऊं, वो इंडक्टर ऐसा चाहेगा, तो वो अपने अक्रॉस एक बैटरी पैदा करेगा। आई कम हो रहा है तो वो उसको बढ़ाने जैसा इंडक्टर पैदा करेगा, बैटरी पैदा करेगा इंडक्टर, ऐसी बैटरी पैदा करेगा जो आई को सपोर्ट करे। तब करंट इसमें चला जाएगा और ये अचानक से एक बार जल के तब बंद होगा। जैसे जैसे दीपक बुझने से पहले भभक करता है ना, वैसा वाला कुछ सीन। दीपक जलने बुझने से पहले, जब बुझता है उससे पहले एक बार तेजी से जलता है, कुछ वैसा सीन है। आगे चलेंगे। ब्राइटनेस पे हमको कमेंट करना है विथ टाइम कि अगर क्लोज किया है तो कैसे कमेंट करेंगे भाई, कमेंट करो। इनिशियली ब्राइटनेस जो है वो जीरो रही होगी, टाइम जब इंक्रीज होगा, की को क्लोज करेंगे तो मेरी ब्राइटनेस बढ़ती जाएगी। अब इसमें देखो, इसमें क्या करना है, इसमें मुझे टोटल हीट लॉस बतानी है अक्रॉस R2 जब की को शिफ्ट करेंगे 2 से 1 पर। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें दो केस पॉसिबल है, ये पहला केस हो गया तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, ये जब इसमें जुड़ा है तब इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं होगा। तो मेरा जो एनर्जी का या हीट का लॉस है वो पूरी तरह से किस में होगा, R2। एनर्जी वही वाली जो इसमें पैदा लेगी वही R2 में जाके लॉस होगी। अब यहाँ पर एनर्जी पैदा कितना लेगी, वो लेगी हाफ L I max का होल स्क्वायर। अब I max कितना होगा भाई, हाफ L की वैल्यू, L को L ही रहने दो, I max जो होगा वो V/R1 हो जाएगा का स्क्वायर। तो ये मेरी एनर्जी है जो पैदा ली है। अब यही एनर्जी जब हम इसको यहाँ से हटा के यहाँ कनेक्ट करेंगे तो इसमें जाके लॉस करोगी, तो कितनी लॉस होगी, जो इसने स्टोर की थी। तो क्या मेरी हीट लॉस अलॉन्ग R2 आ गई कि जितना इसमें स्टोर हुआ वही इसमें जाके लॉस करेगी, तो यही वाला मेरा आंसर हो जाएगा। अब ये हमारा अंतिम सवाल है कि मुझे बताना है विच वन द फॉलोइंग करेक्ट, कौन सा नीचे वाला करेक्ट है। तो एक बात बताओ, ये यहाँ पर शायद मैंने जो 63 किया था वो 37 होगा, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पर जो 63 किया था वो 37% था। आगे चलेंगे लास्ट सवाल पर हमारे। क्या है भाई अंतिम सवाल, विच वन द फॉलोइंग करेक्ट, कौन सा नीचे का करेक्ट है। तो हम एक काम करेंगे, हम एक पॉइंट लेंगे यहाँ पर, ये होगा हमारा 37% ऑफ I max, और ये होता है
टाउ। तो क्या मेरा ये 2 का सर्किट है, ये वाला 2 का है, तो ये टाउ 2 है, ये मेरा टाउ 1 है। क्या आपको देख के लग रहा है ये कुछ नहीं, बस एक टाइम है, बस इतना समझो टाइम है। तो यहाँ पर ये ज़्यादा टाइम लगा है इसमें और इसमें कम टाइम लगा है, तो बस यही आंसर दे दो भाई। टाउ 2 इज ग्रेटर, टाउ 1 इज, एक मिनट, टाउ 1 इज ग्रेटर, टाउ 2 इज लेसर। इस सवाल में शायद सर ने मिस्टेक किया था। ठीक है, कोई नहीं, बस आप याद रखो ये मेरा 2 वाला है, ये मेरा 1 वाला है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।